Hey sweethearts, welcome to my channel BTS Fiction World। तो इस चैनल पर मैं एक एफएफ की शुरुआत कर रही हूँ। मतलब ये जो शो है वो मेरे साथ सबको ही बहुत पसंद आया था। लेकिन इस शो की जो एंडिंग है कुछ कुछ पार्ट्स में मेरे साथ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई थी। और इस शो का नाम है एबीओ डिज़ायर, जो कि शायद टीवी इंडस्ट्री का या फिर ड्रामा इंडस्ट्री का, कोरियन हो चाइनीज़ हो, पहला बीएल ओमेगावर्स शो होगा। मुझे भी ये स्टोरी पसंद आई थी। लेकिन मुझे जो शेनवांग लेंग गावतो की जो एंडिंग करवाई गई थी, सच कहूँ तो मुझे वो थोड़ी ऐसी ही लगी कि सिर्फ एक हक के साथ ही ख़त्म कर दिया, तो मुझे पसंद नहीं आया था। मैंने सोचा कि क्यों न इस पर मैं अपनी इमेजिनेशन से एक एंडिंग दूँ। पहले ही मैं बता रही हूँ कि इस एफएफ का जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका रियलिटी से, मेन नोवेल से, मेन शो से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो कोई सुने और उसे ऐसा लगे कि मैं शो को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका रियल शो से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मेरी इमेजिनेशन है और इससे ना तो रियल एक्टर्स को हार्म किया गया है, ना ही कैरेक्टर्स को हार्म किया गया है। ये बस इमेजिनेशन है जिसको मैं उनके लिए पेश कर रही हूँ जिनको भी मेरी तरह वो एंडिंग पसंद नहीं आई है, जो अदर एंडिंग चाहते हैं, एंड जो इस शो पर हमारे दोनों कपल्स की अलग अलग टॉपिक पर स्टोरीज चाहते हैं। बहुत सी स्टोरीज हम बना सकते हैं। और आपको थोड़ा अजीब भी लगा होगा कि इस चैनल का नाम तो है बीटीएस फिक्शन वर्ल्ड, तो इसमें मैं एबीओ डिज़ायर की कहानियाँ क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ या फिर एफएफ क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बात ऐसी है कि इस चैनल को मैंने बीटीएस के लिए स्टार्ट किया था, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग बीटीएस फैन। आई एम अ आर्मी, तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ बीटीएस की, तो मैंने उन्हीं के लिए चैनल शुरू किया था। मेरा ऑलरेडी ही एक चैनल है जिन पर मैं एफएफ एक्सप्लेन करती हूँ, और उस चैनल का नाम है वांग निशा नॉन फिक्शन फुजोशी। तो उसका लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मैंने सेकंड चैनल बीटीएस के लिए ओपन किया था। अब मैं तीसरा चैनल ओपन नहीं कर सकती, दो चैनल है मेरे पास फ़िलहाल के लिए। तो मैंने सोचा कि इसी पे क्यों ना ये स्टोरी शुरू की जाए, साथ ही मैं बीटीएस के भी शॉर्ट्स शेयर किया करूँगी। तो आई ये जो आज के एफएफ में लेकर आई हूँ, ये फोकस करता है शेन वांग लेंग एंड गावतो पर, उनके बेबी पर। तो ये स्टोरी वहीं से शुरू होगी जब गावतो शेन वांग लेंग को छोड़कर गया था, एंड उसके फादर गावतो के साथ जब शेन वांग लेंग से बेबी के बदले में वो पैसे मांगने आए थे। ये उसके बाद से स्टोरी मैं स्टार्ट करूँगी। तो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आए। हमारी स्टोरी का नाम है ओनली लव कैन दैट हर्ट लाइक दैट। तो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आए। अगर पसंद आए तो अपने प्रीशियस कमेंट बॉक्स में छोड़ना मत भूलना। एंड हाँ, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये बीएल है। जो भी होमोफोबिक हो, जिन्हें बीएल या ओमेगावर्स पसंद नहीं हो, तो वो काइंडली यहाँ से जा सकते हैं बिना किसी हेट कमेंट के। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें मैं कुछ कैरेक्टर्स ऐड करूँगी जो शायद आपने नोवेल में नहीं सुने होंगे, तो कंफ्यूज मत होना, एंड उस कैरेक्टर को बस कैरेक्टर की तरह लेकर ही चलना। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गाँव तो के जाने के बाद शेनवांग लिंग को अब उसकी कमी महसूस होने लगी थी। जब गाँव तो उसके सामने था तो उसने कभी उससे प्यार से बात करने की कोशिश नहीं की, ना ही ठीक से बात करने की कोशिश की। वो बस उस पर चिल्लाता रहता था। गाँव तो था जो ये सब सह रहा था, ऊपर से वो बात जो शेनवांग लिंग उससे कहता था, लिटरली उसकी आधी कंपनी को गाँव तो ने ही संभाल रखा था। लेकिन अब जब गाँव तो पूरी तरह से डिसअपेयर हो चुका था, तो शेनवांग लिंग को नहीं पता था कि गाँव तो उसे कहाँ मिलेगा, क्योंकि गाँव तो ने उसका नंबर हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। एंड शेनवांग लिंग अब बहुत बुरी तरीके से परेशान था, लिटरली वो पागल हुआ जा रहा था। अभी गाँव तो मतलब शेनवांग लिंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और किसी से बात कर रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, शाओ, तुम फालतू की बात करना बंद करोगे योंग? मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मुझे बहुत काम है, तो मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ तुम्हारे ओमेगा बच्चे के साथ खेलने के लिए। मुझे अपना काम करने दो। तभी सामने से आवाज़ आती है, तो मैंने कब मना किया है कि तुम अपना ओमेगा मत रखो, बल्कि तुमने तो अपने ओमेगा को भगा दिया है। ये सुनने के साथ ही शिनवा लिंग की मुट्ठियाँ बिछ गई, लेकिन उसने कहा, हुआ योंग। ये सुनकर हुआ योंग ने कहा, ठीक है, मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। तो गाँव तो को ढूंढते क्यों नहीं हो?
इस पर शेन वांगलेंग ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने गावतो को ढूंढने की कोशिश नहीं की है? मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रखा है। इस पर हुआयोंग ने कहा, तो जो तुमने उसके साथ किया है, क्या तुम्हें लगता है कि वो उसके बाद भी तुमसे कोई कांटेक्ट रखना चाहेगा? बेवकूफ़, तुमने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। क्या पता कि उसकी कोई मजबूरी हो, इसीलिए उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो एक ओमेगा है, बीटा नहीं। इस पर शेन वांगलेंग ने कहा, तो मुझे बता सकता था, क्या मैं उसकी मजबूरी नहीं समझता? इस पर हुआयोंग ने चकल करते हुए कहा, हाँ, जिस तरह से तुम उसके साथ बिहेव करते थे, उस तरह से तो उसे ऐसा ही लगता होगा कि तुम उसे कभी समझ ही नहीं सकते। पर एक बात बताओ शेन वांगलेंग, तुम्हें उसकी इतनी क्यों फिक्र हो रही है? इसलिए कि अब तुम्हारी कंपनी के शेयर्स डाउन जा रहे हैं, कि तुम्हारा कोई सेक्रेटरी से संभाल नहीं पा रहा है, सिर्फ इसीलिए तुम्हें गावतों की चिंता हो रही है? इस पर शेन वांगलेंग शांत हो गया। फिर उसने कहा, नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है। तो हुआयोंग ने कहा, तो क्या बात है? शेन वांगलिंग, तुम अभी भी उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर तुम उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? क्यों तैयार नहीं हो कि तुम गावतों से प्यार करते हो? तुम ये बात उसे क्यों नहीं बोल देते? जब वो यहाँ पर था तब तुमने उससे ऐसे रूडली बिहेव किया। हाँ, मैंने तुम्हें अपने प्लान में इंक्लूड किया था, सिर्फ मिस्टर शेंग को जेलस फील करवाने के लिए, उन्हें ऐसा लगवाने के लिए कि हाँ, उनको मैं उन्हें मेरी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हें उसे कभी नहीं कहा था कि तुम गावतों के साथ रूड बिहेव करो। इस पर शेन वांगलिंग ने कहा, तो मैं क्या करता? वो भी बहुत वो जिद्दी है, वो मेरी बात सुनता कहाँ है। एंड उसने मुझसे क्या कहा कि वो हमेशा जब भी लीव लेता था तो वो ये कहकर लीव लेता था कि वो किसी ओमेगा की हिट में मदद कर रहा है। तो मैं क्या करूँ? क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? इस पर हुआयोंग ने कहा, ओहो एंग्री लोन, शांत हो जाओ। पहले मेरी पूरी बात सुनो। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? अभी भी 5 साल गुजर गए हैं तब भी? ये सुनकर शेन वांगलिंग ने कहा, मैंने उससे प्यार करना बंद ही कब किया था हुआयोंग, ये बात तुम भी जानते हो। मैंने उससे तब से प्यार किया है जब हम हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, पर कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई करने की, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बीटा है। इसीलिए मैंने उससे कितनी बार कहा कि मैं ओमेगाओं से नफरत करता हूँ, मुझे ओमेगा फेरामोन से भी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उसे बताना चाहता था कि मुझे ओमेगा नहीं, मुझे वो चाहिए। वो ओमेगा हो, बीटा हो, अल्फा ही क्यों ना हो, मुझे सिर्फ वो चाहिए था। लेकिन उसने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। ये बोलते हुए शेन वांगलिंग की आवाज़ धीरे धीरे भारी होने लगी थी और उसके वो फेरामोन्स भी वहाँ पर फैलने लगे थे। लेकिन अभी वहाँ पर कोई नहीं था, तो कोई भी किसी को भी हार्म नहीं हो सकता था। तभी हुआयोंग ने कहा, पर तुमने भी तो उसे बताने की कोशिश नहीं की कि तुम उससे प्यार करते हो। तुमने सिर्फ उससे ये कहा कि तुम ओमेगाओं से नफरत करते हो, तुम्हें ओमेगाओं की सेंट तक से प्रॉब्लम है। तो उसे तो यही लगेगा कि तुम्हें, अगर वो बताएगा कि वो ओमेगा है, तो तुम्हें उसकी सेंट से भी प्रॉब्लम होगी एंड तुम उसे अपनी लाइफ से निकाल दोगे। शायद उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था, एंड बेबी के बारे में भी उसने शायद इसीलिए नहीं बताया। उसने पहले ही सोच लिया होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है गाँव तो तुम्हें खुद से ज़्यादा जानता है। उसे पता था कि अगर तुम्हें बेबी के बारे में पता चलेगा तो तुम्हें वही लगेगा, तुम्हें बिट्रेल फील होगा, इसीलिए उसने तुम्हें बेबी के बारे में नहीं बताया। लेकिन गाँव के फादर, तुमने शायद गाउतो की अभी हिस्ट्री जानी नहीं है, मैंने उसके बारे में सर्च किया था। उसके फादर एक ड्रंक पर्सन थे एंड उसी की वजह से गाउतो की माँ ने गाउतो को कहा था कि वो कभी भी किसी को ना बताए कि वो एक ओमेगा है, क्योंकि जो उन्होंने सहा है वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा सहे। तो तुम्हें गाउतो को समझना चाहिए था शेन वांगलिंग। खैर, बस मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? और अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएगा तो क्या तुम अब कन्फेशन करने की हिम्मत रखते हो? यह सुनकर गाउतो शेन वांगलिंग ने कहा, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। पता नहीं कहाँ है वो, कैसा है वो, हम हमारा बेबी के पास, क्या पता वो भी ठीक है या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया है, पर
वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, जैसे वो हवा में गायब हो चुके हैं। इस पर वायुंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मुझे मैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम वो करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पर शन वांगलिंग ने कहा, तुम बिना बार्गेनिंग के मेरी कोई मदद नहीं कर सकते ना। मैं तुम्हारी कितनी मदद करता था जब मिस्टर सिंह तुमसे पटते नहीं थे, और अब जब मेरी लेवल की बारी आई है तो तुमने मुझसे बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया। इस पर वायुंग ने कहा, मैं तुमसे बार्गेनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कल सुबह की फ़्लाइट लेकर तुम्हें जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ जाना है। एंड मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कुछ न कुछ तो अच्छा मिलेगा ही वहाँ पर। तो एक बार मेरी बात मानकर वहाँ जाओगे। इस पर सेन वांगलिंग ने कहा, तुम फिर से अपने बिजनेस ट्रिप के लिए मुझे भेज रहे हो? नहीं, मतलब तुमने मुझे समझ के रखा है, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, जब तुम कहोगे तब वहाँ चला जाऊँगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरी कंपनी में वैसे ही बहुत काम है। गाँव के जाने के बाद जो नया सेक्रेटरी है वो संभाल नहीं सकता, तो मुझे अपना काम करना है। तुम अपना काम अपने हस्बैंड से करवाओ ना। तुम उसे तो बस किसी प्रिंसेस की तरह रखते हो, और मेरा क्या, मैं क्या राक्षस हूँ? ये सुनकर वायुंग ने कहा, ना ना ना, मैंने कब कहा कि तुम डेमोन हो? मैंने तो कहा है कि तुम स्टूपिड हो, गधे हो। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कहा ना कि कल सुबह मैंने तुम्हारी फ्लाइट की टिकट्स बुक कर दी है, तो तुम चुपचाप वहाँ पर जाओगे। वहाँ जाने के बाद अगर तुमने वापस आकर मुझे थैंक्स नहीं बोला ना, तो मेरा नाम भी वायुंग नहीं। अब जब मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो उसे सुनो, समझो प्लीज़। और जब शेरवानी ने वायुंग के मुँह से प्लीज़ सुना, तो उसने साय करते हुए कहा, ठीक है, जाऊंगा मैं, लेकिन अगर मुझे कुछ यूज़फुल नहीं मिला और मुझे पता चला कि तुमने अभी किसी मज़े के लिए मुझे वहाँ पर भेज दिया है, तो तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मैं तुम्हारे बेबी को ना तुम्हारे खिलाफ कान भर दूंगा, फिर वो तुम्हें मिस्टर सिंह के पास भी नहीं जाने देगा। ये बोलते हुए शिन वांगलिंग अपना फ़ोन कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वायोंग जो लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था, एंड मिस्टर सिंह उसके पास में बैठा है, सारी बातें सुन रहा था। मिस्टर सिंह ने कहा, तो तुम्हें लगता है कि वो वहाँ पर जाएगा? इस पर ह्वायोंग ने स्मित करते हुए कहा, एक बार उसे वहाँ जाने तो दो, और फिर मैं देखता हूँ, अगर इस बार उस गधे ने हिम्मत नहीं दिखाई ना, तो फिर मैं बताऊंगा उसे, एंड मैं खुद उससे बोलूँगा कि वो उससे दूर ही रहे। इस पर शेंग ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा क्रूल नहीं हो रहे हो? इस पर ह्वायोंग ने कहा, तुमने भी तो मुझे अपने पास आने के लिए कितना तड़पाया था, तो थोड़ा सा शेन वांगलिंग को भी तड़पने दो। इस पर मिस्टर शेंग ने बस अपनी आंखें रोल की। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि ह्वायोंग ने कहा था, शेन वांगलिंग ने अपना सारा सामान पैक किया, एंड सुबह उसकी फ़्लाइट की टिकट थी, तो वो उस डेस्टिनेशन के लिए निकल चुका था। लगभग 5 से 6 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वो उस डेस्टिनेशन पर पहुंचा। ये एक ऐसी जगह थी जो ना तो सिटी थी और ना ही विलेज था। ये बीच की तरह था, ये विलेज की तरह भी लग रहा था, एंड ऐसा भी नहीं लग रहा था कि प्योर विलेज है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी थी, लेकिन यहाँ की जो एयर थी, यहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वो बहुत ज़्यादा प्लीजिंग था, सुकून देने वाला था, क्योंकि हर जगह ही दूर से भी आपको फील्ड्स दिख सकते थे। साथ ही फील्ड्स के थोड़े ही दूर पर बिल्डिंग्स थी। ऐसा लग रहा था कि इस शहर में ये विलेज एंड सिटी का मिक्स हो। शेन वांगलिंग एक होटल पर रुका था, और होटल पे रुकने के बाद उसने वो फ्रेशन अप हुआ, थोड़ी देर उसने आराम किया, एंड शाम को वो लंच करने के बाद बाहर घूमने के लिए निकला था, क्योंकि अभी ऑटम का अभी ऑटम था, तो बहुत ही अच्छा माहौल था बाहर, बहुत ही अच्छी अच्छी वाइब्स बाहर से आ रही थी। ऊपर से ये जो शहर था वो माउंटेन्स में था, तो वैसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो शन वांगलिंग बाहर घूमने के लिए निकल गया था, एंड अभी जब वो चल रहा था तो उसने देखा कि इसी होटल के थोड़ी दूर पर एक पार्क है, और उसी पार्क के दूसरी तरफ एक स्कूल है, किंडरगार्टन टाइप। तो वहाँ से शायद बच्चों की छुट्टी हुई होगी, तो बच्चे निकल रहे थे, और ये देखकर शेन वांगलिंग थोड़ी देर अपनी ही जगह पर रुक गया और उन बच्चों को देखने लगा। वो मन में ही सोचने लगा, गाँव तो क्या क्या हमारा बेबी भी अब इतना बड़ा हो गया होगा? क्या तुम उसका ख्याल रख रहे होगे? मुझे पता है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो लोगों का ख्याल रखने में। तुमने मुझे भी तो संभाला था, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल कौन रखता होगा गाँव तो? हाँ, ये बोलते हुए उन बच्चों की तरफ देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर गई, जो
सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ था एंड उसकी जो पीठ थी वो शेनवांगलिंग की तरफ थी, लेकिन शेनवांगलिंग देख सकता था कि वो बेबी जिस तरफ अपना फेस कर बैठा है उस तरफ से एक गाड़ी आ रही है और वो भी फुल स्पीड में। वो गाड़ी शायद उस बेबी को देख नहीं पा रही थी। शेनवांगलिंग ने उस बेबी को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन शायद वो बेबी कहीं खोया हुआ था, तो उसने शेनवांगलिंग की आवाज़ सुनी ही नहीं। और ये देखकर शेनवांगलिंग लिटरली अंदर तक काम गया था, क्योंकि वो गाड़ी बहुत स्पीड से चल कर आ रही थी। तो तुरंत दौड़ता हुआ उस बेबी के पास गया और इससे पहले कि वो गाड़ी उसको हिट कर पाती, उसने उस बेबी को अपनी गोद में उठाया एंड वो रोल होता हुआ सड़क के दूसरी तरफ चला गया। और ये सब जो टीचर जो बाहर खड़ी हुई थी, जो इंतज़ार कर रही थी कि इन बच्चों के पेरेंट्स आएंगे उनको लेकर जाएंगे, तो वो भी वहीं पर ही खड़ी हुई थी। वो भी इन सब चीज़ों को देख रही थी। वो खुद एक पल के लिए तो अंदर तक काम गए थे जब उन्होंने ये सीन देखा था। वहीं शेनवांगलिंग जी उस बेबी को लेकर दूसरी तरफ गिरा था, तो वो खुद नीचे गिरा था और वो बेबी उसके ऊपर था। थोड़ी देर तक तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि उन लोगों को करना क्या चाहिए, लेकिन फिर धीरे धीरे उस बेबी ने, जिसने अपने सिर को शेनवांगलिंग की चेस्ट में टाइटली छुपा लिया था, क्योंकि वो भी डर गया था, क्योंकि उसे भी आखिरी मोमेंट पर वो कार आती अपनी तरफ दिखाई दे रही थी। वो बच्चा खुद भी डर गया था एंड जब उसे फील हुआ कि किसी ने उसे उठाकर दूसरी तरफ किया है, तो वो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे भी कुछ समझ में ही नहीं आया। और जब उसे अब लग रहा है कि वो सेफ है, तो उसने अपने फेस को धीरे धीरे उठाकर उस अंकल की तरफ देखा जिसने उसे बचाया था। एंड जब उसने उसकी तरफ देखा एंड शेनवांगलिंग ने भी उस बेबी की तरफ देखा, तो वो रुक गया, क्योंकि ये बेबी उसे पहचाना लग रहा था। इस बेबी से ऐसी कुछ कनेक्शन सा फील हो रहा था, जैसे जैसे उसे नहीं समझ में आ रहा है शेनवांगलिंग को क्या था, लेकिन कुछ तो था। नहीं तो पता नहीं क्यों उसे उस बेबी को देखकर कुछ फील हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर तक अंकल को घूरने के बाद उस बेबी के फेस पर ये बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। उसने शेनवांगलिंग की तरफ देखते हुए कहा, थैंक गॉड अंकल, आपने मेरे चीज़ी को बचा लिया। इस पर शेनवांगलिंग कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, हाँ? तो उस बेबी ने अपने पास से एक ब्यूटीफुल सा किटन निकालते हुए कहा, ये मेरी चीज़ी है, मैंने इसका नाम चीज़ी रखा है। प्यारा नाम है ना? आपको पता है ये अभी बीच में रोड पर चली गई थी, अगर इसे कुछ हो जाता तो, और इसे बचाने के लिए मैं रोड पर चला गया। तभी वो कार आ रही थी, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। आप सच में सुपर हीरो की तरह हो, वो जैसे कार्टून्स में आते हैं ना सुपर हीरो बच्चों को बचाने के लिए, आप भी बिल्कुल वैसे ही हो। थैंक यू। आपको पता है, ये बोलते हुए बहुत धीरे बोल रहा था, उसने कहा, अगर मम्मा को पता चलता ना कि मैं ऐसे खतरे में पड़ गया था, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती। और आपको पता है जब मम्मा गुस्सा होती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लगती है। एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी मम्मा डेंजरस लगे। थैंक यू आप मुझे बचाने के लिए। ये बोलते हुए शेनवांगलिंग उस बेबी की तरफ से देख रहा था, जैसे बच्चा क्या है, मतलब ये अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आया है लिटरली। एंड वो उससे ऐसे बात कर रहा है जैसे वो शेनवांगलिंग को जानता हो, ऊपर से वो अपनी माँ के बारे में उसे ऐसे बता रहा है जैसे शेनवांगलिंग को इंटरेस्ट होगा। लेकिन पता नहीं क्यों वो शेनवांगलिंग, जो किसी की दो बातें फालतू की बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो इस बेबी की सुन रहा था। वो जो भी बोल रहा था वो सुन रहा था। धीरे धीरे शेनवांगलिंग उठकर बैठ गया और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो अगर तुम्हारी मम्मा को गुस्सा आता है जब भी तुम्हें चोट लगती है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए? ये सुनकर उस बेबी ने पाउट करते हुए कहा, मैं रखता हूँ ना, अपना ख्याल मैं रखता हूँ, लेकिन कभी कभी तो हो ही जाता है ना। अब आपको तो पता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, खतरे कभी कभी आ ही जाते हैं। आप तो इतने बड़े हो, आपको तो पता होगा ना। ये सुनकर शिनवांग ने कहा, तुम बस दिखते ही छोटे हो, तुम्हें बातें बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। इस पर उस बेबी ने चिक्की सी स्माइल देते हुए कहा, ऑफ कोर्स आती है, ये सब मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है। उन्होंने सिखाया है कि अगर कोई भी मुसीबत में हो तो उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। और इस किटन ये मुसीबत में था, अगर मैं इसको बचाने नहीं जाता तो ये इसका एक्सीडेंट हो जाता और इसको कुछ हो जाता, तो फिर मैं क्या करता? इस पर शेनवांगलिंग ने कहा, और तुम्हें कुछ हो जाता तो उसने कहा, बेबी ने कहा, वो भी सही बात है, लेकिन जैसे इस किटन को बचाने के लिए मैं आया, तो मुझे बचाने के लिए आ गए ना, तो ऐसे अगर हम किसी की मदद करते हैं तो गॉड भी हमारी मदद करता है। ये सुनकर शेनवांगलिंग उस बेबी की तरफ देख रहा था। लिटरली शेनवांगलिंग को बच्चे बिल्कुल पसंद है लिटरली, लेकिन जब से हुआयोंग मिस्टर शेंग का बेबी हुआ है, तो
वो उसके साथ खेल लेता है क्योंकि वो उसके दोस्त का बच्चा है, तो तब से उसे बस वो एक ही बेबी पसंद है और उसे बाकी बेबीज पसंद भी नहीं आते हैं। लेकिन वो इस बेबी की बक बक सुन रहा था, वो कुछ भी बोल रहा था, मिस्टर शेन सुन रहे थे। ये उसे खुद के लिए शॉकिंग था। लेकिन तभी उस भीड़ को चीरता हुआ एक और इंसान अंदर आया एंड उसने कहा, जियांग। जैसे ही उसने ये नाम लिया तो वो बेबी जो शिनोलेंग की गोद में बैठा हुआ था, लिटरली वो सड़क पर बैठकर जैसे पिकनिक में बातें करते हैं वैसे बातें कर रहे थे। उस बेबी ने जैसे ही उस पर्सन की तरफ देखा तो उसने किलकिलाते हुए कहा, मम्मा आप आ गए। ये बोलते हुए वो खड़ा होता है, दौड़कर उस इंसान की तरफ चला जाता है, वही मिस्टर शेन, जिसको पता नहीं क्यों ये आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह पर ही जैसे फ्रोज हो चुका था। मिस्टर शेन की जो पीठ थी वो उस इंसान की तरफ थी, जहाँ बेबी भागा था तो उसकी तरफ उसकी पीठ थी। उसने बहुत ही धीरे धीरे अपने फेस को घुमाकर उस इंसान की तरफ देखा जिस तरफ वो बेबी भागा था, एंड वो अपनी जगह पर ही लिटरली फ्रोज हो चुका था क्योंकि सामने जो इंसान खड़ा हुआ था उसे वो कब से पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो मिला ही नहीं। और अब जाकर वो उसे मिला है, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि गावतो था। एंड गावतो ने जैसे ही जियांग को देखा, जो कि उसके बेबी का नाम था जियांग ली, जब वो यहाँ पर जियांग को लेने आया था तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। एंड जैसे जैसे वो पास आ रहा था तो उसे लोगों की बातें सुनाई दे रही थी जो कि कुछ इस तरह से बातें कर रहे थे, हाँ इस लड़के ने इस बेबी को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं भी क्या हो जाता। हाँ सही कहा, इसने अपनी जान पर गिर कर उसे बचा लिया है। तो गाँव तो ये सुनता अंदर की तरफ आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि उसका बेबी जियांगली किसी कोने में बैठ कर उससे बातें कर रहा है, और ये देखकर उसे समझ में टाइम नहीं लगा कि किस बेबी को इस इंसान ने बचाया है। इसीलिए वो लिटरली डर गया था। उसने अपने बेबी को बुलाया और जैसे ही जियांगली उसके पास आया उसने कहा, तुम ठीक हो जियांग? क्या हुआ है? ये लोग क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा एक्सीडेंट? तभी जियांग ने कहा, मम्मा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। अब बताया उस अंकल ने मुझे बचा लिया। आपने कहा है ना कि किसी की मदद करनी चाहिए, तो मैं इस किटन की मदद कर रहा था। ये देखो कितनी क्यूट है, इसका वाइट फर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये सड़क पर थी, अगर मैं इसे बचाने नहीं जाता तो इसका एक्सीडेंट हो जाता। तो वो बस एक गाड़ी आ रही थी, बहुत धीरे आ रही थी, डरने कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर ये अंकल आ गए और ये इन्होंने मुझे बचा लिया, और कोई भी बात नहीं है, लिटरली देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप प्लीज़ गुस्सा मत करना। ये सुनकर गावतो ने कहा, गुस्सा मत करना? तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम पर गुस्सा तक ना करूं? इस पर बेबी ने कहा, मम्मा कुछ नहीं हुआ ना, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चेक कर देख सकते हो। अगर आप फिर भी नहीं मान रहे हो तो आप मुझे डॉक्टर अंकल के पास लेकर चल सकते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पर गावतो की लिटरली आंखों में आंसू आने लगे थे। वो सोच भी नहीं सकता, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि यहाँ पर हुआ क्या होगा। उसने जियांग को हक कर लिया था क्योंकि पूरी ज़िंदगी में उसकी पूरी दुनिया में बस एक जियांग ही है जो उसका है, उसका अपना है। नहीं तो अब उसके पास कोई नहीं है, उसके फादर भी उसे छोड़कर जा चुके हैं, एंड वो इंसान जिससे वो प्यार करता था जो कि जियांग का फादर था, उसने तो जियांग को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो अब सिर्फ जियांग था जो उसकी लाइफ था, उसकी ज़िंदगी था। अगर इससे कुछ हो जाएगा तो गाँव तो सोच भी नहीं सकता कि वो अब कैसे ज़िंदा रहेगा। यही सोच कर उसने जियांग को टाइटली हक कर किया हुआ था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा शेन वांगलेंग सब देख रहा था कि गाँव तो कैसे जियांग की परवाह कर रहा है, कैसे जियांग पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी मम्मा परेशान ना हो, सिर्फ उसकी वजह से परेशान ना हो। और ये देखकर शेन वांगलेंग खुद की आंखें नम हो रही थी। उसने इतनी ब्यूटीफुल फैमिली को खुद से दूर कैसे जाने दिया? उस वक्त वो क्या सोच रहा था कि उसने ये उस वक्त गावतो को वो सब बोल दिया? वो सब कैसे भी हुआ हो, गावतो के गावतो के साथ उसका बेबी था, फिर भी उसने क्या बेवकूफ़ी की थी उस दिन, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और लेकिन अब कुछ भी हो, वो गावतो को यहाँ छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो गावतो को अपने साथ लेकर जाएगा। अगर गावतो यहाँ से जाने के लिए मना करेगा तो वो खुद यहाँ पर रहेगा, लेकिन वो अपनी फैमिली को छोड़कर अब कभी नहीं जाने वाला। तभी गावतो ने अपने आंसू को पूछा और शिनवांग और जियांग की तरफ देखते हुए कहा, तो वो अंकल कहाँ हैं जिन्होंने तुम्हें बचाया था? ये सुनकर
जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह ये रहे। ये बोलकर उन्होंने उस तरफ इशारा किया और गावतो ने भी जब उस इंसान की तरफ देखा तो वो भी अपनी जगह पर ही बस जम गया था। वो भी धीरे धीरे खड़ा हो गया और जियांग मुस्कुराते हुए जियांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ शर्मांग के सामने ले आया और उसने कहा, मम्मा यही अंकल थे जिन्होंने मुझे बचाया था। और गावतो कुछ सुन ही नहीं रहा था क्योंकि अब वो सिर्फ शर्मांग की तरफ देख रहा था। वो अपनी जगह पर ही फ्रोज खड़ा हुआ था क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा था कि शेनवांगलिंग यहाँ पर क्या कर रहा है। वो 5 साल पहले सारे रिश्ते उस शहर से तोड़कर यहाँ पर आ गया था क्योंकि अब उसे अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी के साथ, अपने बेबी के साथ वो खुश रहना चाहता था। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है लेकिन अब वो थक चुका था इन सब चीज़ों से, इसीलिए वो बस दूर आ चुका था ताकि वो उन चेहरों को दोबारा न देखे जो उसे हर्ट करते हो या फिर जो उस पर भरोसा ही नहीं करते। वो कभी उन चेहरों को दोबारा नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो इतनी दूर आया था उस शहर से ताकि कोई उसे दोबारा ना मिले। लेकिन अभी शेनवांगलिंग यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी कर रहा हो, गाओ तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि शेनवांगलिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है या फिर उसका बेबी कैसा है। शेनवांगलिंग को तो शायद अभी भी ऐसा ही लगता होगा कि गाओ तो ने इसका फ़ायदा उठाया है, और अगर गाओ तो ने इसका फ़ायदा उठाया होता तो वो पहले ही क्लेम कर लेता। गाओ तो ने कितनी बार शेनवांगलिंग को बताने की कोशिश की है कि वो पसंद करता है उसे, लेकिन शायद शेनवांगलिंग ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, कभी उसके इमोशंस को समझने तक की कोशिश नहीं की कि आखिर गाव तो इतने साल उसके साथ था। फिर भी शेनवांगलिंग ने कभी उससे समझने की कोशिश नहीं की, इमोशंस को तो छोड़ दो। और अब उसे ये लगता है कि गाव तो ने उसका फ़ायदा उठाया है, जबकि अगर वो कहे कि उसने उसकी हीट अचानक आ गई तो उसे खुद नहीं पता था और उस वक्त उसे ये भी रियलाइज़ नहीं था कि शेनवांगलिंग वहाँ पर होगा। तो वो बस एक हीट ऑफ द मोमेंट था जब दोनों ही अपने होश में नहीं थे, या फिर शेनवांगलिंग को सिर्फ ये लग रहा था कि कोई ओमेगा यहाँ पर जानबूझकर आया है जो उसकी रट का फ़ायदा उठाना चाहता है या फिर अपनी हीट से उसकी रट को ट्रिगर करना चाहता है और फिर क्लेम करना चाहता है कि शेनवांगलिंग ने उसके साथ रात बिताई है या फिर कुछ भी किया है। लेकिन गाँव तो का ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसीलिए तो उस रात के बाद भी उसने शेनवांगलिंग को पता तक नहीं चलने दिया कि वो उसने उसके साथ रात बिताई थी। उसने फिर भी खुद को ऐसे रखा कि हाँ वो बीटा है, वो ओमेगा है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि शेनवांगलिंग को ओमेगा पसंद ही नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके फादर उसे वहाँ पर ले जाएंगे। वो मजबूर था, वो अपने फादर के खिलाफ नहीं जा सकता था। लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चला कि शेनवांगलिंग को तो ऐसा लगता है कि गाओतो ने इसका फ़ायदा उठाया है। इतने सालों से उसने बताया ही नहीं है कि वो एक ओमेगा है, बल्कि उसने बताया है कि वो एक बीटा है, इसी दिन के लिए, ताकि वो शेनवांगलिंग का फ़ायदा उठा सके उसके रट का। गाओतो जानता है कि शेनवांगलिंग उसे कुछ नहीं मानता, और अभी इस बेबी को देखकर भी शायद शेनवांगलिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गाओतो ने अपनी मुट्ठियाँ भींची और शेनवांगलिंग की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बेबी की जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपका ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। थैंक यू। ये बोलते हुए उसने जियांग का हाथ पकड़ा और कहा, जियांग अब हमें घर चलना चाहिए। ये बोलकर वो घूमने वाला था, लेकिन तभी शेनवांगलिंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और ये देखकर गाओतो शॉक हो चुका था। अगले ही पल शेनवांगलिंग ने उसे खींच कर लिटरली हक कर लिया, वहाँ सबके सामने। सब वहाँ पर थे एंड शेनवांगलिंग को लोग शायद पहचान भी रहे थे अब जब उसके फेस को साफ साफ देख पा रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक सीईओ है तो क्यों ही नहीं पहचानेंगे उसे लोग पहचान भी रहे थे एंड अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर रहे थे। लेकिन इससे शेनवांगलिंग को कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। उसने गाओतो को बस टाइटली हक कर दिया था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, कुछ भी। उसने अपने फेस को गाओतो के नेक में छुपा लिया था, वो गाओतो के फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था। एंड जियांग जो इनोसेंटली इन दोनों को देख रहा था, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि ये अंकल जिन्होंने उसकी जान बचाई है वो उसकी मम्मा को क्यों कर रहे हैं। वो बस चुपचाप खड़ा हुआ था। एंड गाओतो जो कि अपनी जगह पर ही फ्रीज हो चुका था, उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। पर तभी उसे एक दबी हुई सी आवाज़ सुनाई दी, फाइनली। ये सुनकर गाओतो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया। तभी फिर से शेनवांगलिंग ने कहा, फाइनली तुम मुझे मिल गए। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। 5 साल हो चुके हैं मुझे तुम्हें ढूंढते हुए,
लेकिन तुम जैसे गायब हो चुके थे। हाँ, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, और फिर तुम मुझे छोड़कर चले गए। क्यों? अगर तुम मेरे साथ क्यों नहीं है? ये बोलते हुए वो जैसे कंप्लेन कर रहा था, बिल्कुल किसी बेबी की तरह। लेकिन गाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शेन वांगलिंग की बातें पूछ क्यों रहा है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि गाओ तो कहीं चला गया था या नहीं, क्योंकि उसे तो उसकी प्रेजेंस तक से फर्क नहीं पड़ता था। गाओ तो उसके लिए बस एक सेक्रेटरी था, सिर्फ एक सेक्रेटरी था, जिससे वो अपना सारा काम करवाया करता था। जब भी उसे फ्रस्ट्रेशन होती थी उस पर चिल्ला लिया करता था। और क्या था वो शेन वांगलिंग के लिए। इसीलिए उसने हल्के से शेन वांगलिंग को खुद से दूर किया और कहा, मिस्टर शेन, प्लीज़ पब्लिक में तमाशा मत कीजिए। एंड मैंने आपसे बोला ना कि थैंक यू मेरे बेबी की जान बचाने के लिए। अब इन चीज़ों का और इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तो आई होप कि आप समझेंगे। जियांग बेबी चलो घर चलते हैं। ये बोलकर वो जाने वाला था, लेकिन तभी शेन वांगलिंग ने हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये सुनकर गाओतो ने कहा। गाओतो ने उसकी तरफ देखा। वो देख सकता था कि बहुत सारे लोगों ने देख रहे हैं, तो उसने कहा, यहाँ पर तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है शेन वांगलिंग। और जैसे ही शेन वांगलिंग ने अपना पूरा नाम गाओतो के मुंह से सुना, तो वो उसके फेस पर जैसे हल्की सी स्माइल आ गई, पता नहीं क्यों। वैसे तो गाओतो जब भी गुस्से में होता है तभी वो उसका नाम पुकारता है, लेकिन अभी जब भी बहुत ही धीरे से सही बोले, चाहे वो नाम पुकार रहा था, तो शेन वांगलिंग को से एक वार्मथ से अपने अंदर फील हुई। तो शेन वांगलिंग ने कहा, तो चलो ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ हम दोनों बात कर सके, अगर यहाँ तमाशा बन रहा है तो। सुनकर गाओतो ने कहा, तुम्हें बात क्यों करनी है? मुझे बात करनी है गाओतो। और शेन वांगलिंग की डिटर्मिनेशन देखकर कि शेन वांगलिंग यहाँ से टस से मस नहीं होने वाला, गाओतो ने साय करते हुए कहा। फिर अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, गाओतो का होम, जहाँ पर उसने जियांग को उसके रूम में भेज दिया था और वो दोनों लिविंग रूम में खड़े हुए थे। तो गाओतो ने शेन वांगलिंग की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर शेन, आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए और आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर शेन वांगलिंग जो उस घर को देख रहा था, मतलब घर ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन क्लीन था एंड बहुत ही अच्छा सा घर था। जगह जगह ही गाओतो एंड जियांग की तस्वीरें लगी हुई थी, उसके बर्थ के टाइम की भी थी। एंड जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, जैसे हर ईयर की तस्वीर वहाँ पर लगी हुई थी। कुछ मोमेंट्स थे दोनों के साथ में, उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। एक छोटा सा किचन था, एक छोटा सा लिविंग रूम था एंड एक ही रूम था। ये देखकर शेन वांगलिंग ने गाओतो की तरफ देखा। फिर वो आगे बढ़ा, लेकिन गाओतो ने अपने एक कदम पीछे ले लिया और ये देखकर शेन वांगलिंग अपनी जगह पर रुक गया। फिर उसने गाओतो की तरफ देखते हुए कहा, तुम तुम मेरे साथ वापस चल रहे हो। ये सुनकर गाओतो शॉक हो गया। उसने शेन वांगलिंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, और अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करता, ना ही मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ, तो जो मुझे तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं खुश हूँ यहाँ पर अपने बेबी के साथ, तो प्लीज़ मुझे कहीं नहीं जाना। ये सुनकर शेन वांगलिंग ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलोगे? क्योंकि अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। जब मुझे पता है कि जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, तो मैं तुमसे अलग रहकर नहीं जी सकता। गाओतो, प्लीज़ वापस मेरे साथ चलो। ये सुनकर गाओतो ने कहा, क्यों? आखिर तुम मुझे वापस ले जाना क्यों चाहते हो? ये सुनकर शेन वांगलिंग आगे बढ़ा और उसने गाओतो के चीक्स को होल्ड किया। उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे वो चीज़ समझ में आ गई है जो शायद इतने दिनों से मुझे समझ में नहीं आई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें किसी चीज़ की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक वो हमारे पास होता है, क्योंकि तब तक तो हमें लगता है कि ये पर्सन जाएगा ही कहाँ, ये हमारे पास रहेगा। लेकिन हमें उस चीज़ की वैल्यू तब होती है जब वो हमसे दूर चला जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, हमेशा से बताना चाहता था, लेकिन मैं कोवार्ड था, मैं कायर था, जो मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। इस पर गाओतो ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और अगर तुम अभी भी ये बोल रहे हो कि तुम्हें मुझको लेकर फीलिंग है, तो वो मेरी नहीं है। तुम्हें अपने बेबी के लेकर, अपनी इस बेबी को लेकर फीलिंग है, तुम्हें इसको लेकर अटैचमेंट है, इसलिए तुम मुझे वापस लेने आए हो। और वैसे भी तुम तो मेरे गाँव से नफरत करते हो ना, तो फिर तुम मेरे पास भी कैसे खड़े हो? क्या तुम्हें मेरे सेंट से प्रॉब्लम नहीं हो रही है? ये सुनकर शेन वांगलिंग ने कहा, मैं
मैंने झूठ बोला था कि मुझे ओमेगाओं के सेंट से प्रॉब्लम होती है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर गाँव तो कंफ्यूज हो गया। फिर उसने हंसते हुए कहा, हाँ, इसमें भी मेरी गलती होगी ना, कि कोई भी चीज़ गलत हो, तुम कुछ भी करो, गलती मेरी ही होती है। इस पर शिनवांगलिंग ने कहा, अगर यहाँ कोई और बात होती तो फिर मैं पहले वाला शिनवांगलिंग होता तो शायद मैं कह देता हाँ, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने वो झूठ बोला था। ये सुनकर गाँव तो कंफ्यूज हो गया। तो शिनवांगलिंग ने कहा, क्योंकि तुमने जब से आज स्कूल में पढ़ा करते थे, तुमने मुझे यही बता रखा था, मुझे क्या सबको यही बता रखा था, तुम एक ओमेगा नहीं हो, तुम एक बीटा हो। तो मैं क्या करता, मैं सिर्फ इसीलिए ये सब बोलता था ताकि तुम्हें हर्ट ना हो, ताकि तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम ना हो कि मैं ओमेगाओं को पसंद करता हूँ। मुझे क्या पता था कि तुम खुद एक ओमेगा हो। मेरी बात का तुम्हारे दिल पर कितना गहरा असर होता था, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें कब से पसंद करना शुरू किया, लेकिन हमेशा से मैं बस चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाओ। जब भी तुम मुझसे दूर जाते थे, मुझे गुस्सा आता था, और मेरा गुस्सा बस तुम पर निकल जाया करता था। मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारने आया हूँ। मैं खुद सुधर गया हूँ गाँव, तो प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बाबे, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो, प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम अभी भी मुझे माफ़ नहीं करना चाहते तो ठीक है, मत करो माफ़ मुझे। तुम्हें जितना टाइम लेना है उतना टाइम लो, पर मेरे साथ चलकर लो उस टाइम को, मेरे पास रहो। मुझे अपने ओमेगा से दूर मत करो, मुझे तुमसे दूर मत करो गाँव तो प्लीज़। अगर तुम मुझसे तुम तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहते तो मेरे साथ रहो, मुझ पर गुस्सा करो जैसे मैं तुम पर किया करता था। अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे मार भी सकते हो, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और अगर तुम वापस नहीं चल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगा। मैं यही तुम्हारे पास और जियांग के पास रहूँगा। मैं तुम दोनों को छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाला। ये सुनकर गाँव तो बस शनांग की तरफ देख रहा था। अब ये कहेगा कि उसके दिल में बटरफ्लाइज नहीं उड़ रही है, तो ये तो झूठ बोलेगा। उसके दिल में बटरफ्लाइज उड़ रही है, लेकिन वो इतनी आसानी से शिनवांगलिंग को माफ़ कर दे। उसने 5 साल तक जो कुछ भी सहा है, उससे पहले भी जो कुछ भी सहा है, हालांकि उसे शिनवांगलिंग की आंखों में सिंसेरिटी दिख रही है, पर क्या वो माफ़ कर दे? क्या शिनवांगलिंग सच में बदल सकता है? तो हे एवरीवन, आज का ये फर्स्ट पार्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो लास्ट पार्ट होगा। वैसे तो मैं इसका फुल पार्ट लाने वाली थी, लेकिन बात यह है कि मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है एंड अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसका पार्ट बनाकर मैं क्यों ना अपलोड कर दूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में कल लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए अपने प्रीशियस कमेंट ज़रूर छोड़ना कि आपको ये जो FF है कैसा लगा। कैसे भी कमेंट हो प्लीज़ ज़रूर बताना। पहले ही बोल दिया था कि जो जिन्हें BL पसंद नहीं है उन्होंने शुरू में नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ तक सुना है तो कोई हेट कमेंट नहीं चाहिए। प्लीज़ कोई हेट कमेंट मत करना एंड ज़रूर बताना। एंड एक सवाल का जवाब ज़रूर देना कि क्या सच में गावतो को शिनवांगलिंग को माफ़ कर देना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या है? क्या जब शिनवांगलिंग इतना ज़्यादा खुल रहा है, वो गावतो से माफ़ी मांग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि गावतो को माफ़ कर देना चाहिए? आपको जो भी थॉट्स हो कमेंट सेक्शन ऑल योर्स, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आपको भी मतलब FF चाहिए हो इन सब पर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस तरह की स्टोरी चाहिए। मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए इसे एंजॉय कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।